अस्सलामुअलैकुम। 50 आता है जी आज लेक्चर 50 कैब 1 का। तो 15-20 मिनट का टारगेट है मेरा IS 20 पे। फिर जो रहेगी चीज़ है वो कल कर लेंगे। आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। वही बहुत आसान, शायद सबसे आसान स्टैंडर्ड वही होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। खैर आसान है तो क्या करना नहीं, उसमें से पेपर भी आता है तो अच्छा होता है। तो वो नोट हमने पिछली बार बनाया भी था, ऐसी बात तो नहीं जी। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? गवर्नमेंट ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू एनकरेज, अच्छा जी ये रीड ओनली वाली बातें। Government grants are provided to encourage an entity to become involved in certain activities that it may otherwise not have involved itself in. It is often provided to assist businesses in starting up. This obviously benefits the business but also benefits the government through creation of jobs and thus larger base of taxpayers. जनरल सी बात थी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जिसको कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस भी कहा जाता है। हमने दोनों तरह की ग्रांट्स पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद ये नाम एक बार पढ़ लेना ताकि जहन में रहे। ये ना हो कि लिखा हो सब्सिडी आपको, नहीं ये ग्रांट तो नहीं होती। इस तरह से अल्टरनेटिव नेम भी जहन में होने चाहिए। रिकग्निशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ये पढ़ लिया आपने सारा। किस किस ने ये पढ़ा था, किस किस ने? इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, वही चीज़ थी, वही स्टेप्स थे जो हमने किए हुए थे। जस्ट एक बार रीड करके तसल्ली करनी थी, ठीक है जी। फिर ये एग्जांपल्स हम कर चुके थे। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट भी ऐसे ही था, ठीक है जी। मॉनेटरी एसेट मस्ट बी यूज टू एक्वायर नॉन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट। हम मतलब मॉनेटरी एसेट भी खरीदते हैं, नॉन मॉनेटरी एसेट भी खरीद सकते हैं जो एसेट से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हो, ठीक है ना। उस पर फिर मेथड से दो जिनकी एग्जांपल्स हमने पहले कर ली थी और ये एग्जांपल्स आपने होमवर्क में की थी। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अ कैश ग्रांट रिसीव टू रिक्वायर अ नॉन डेप्रेशिएबल एसेट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर हमने बात ये की थी कि अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ख़रीदा है तो पहली चीज़ ये देखो कि उसके ऊपर कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि जो डेप्रिशिएबल एसेट को वजूद में ले आए। अगर ऐसा है तो फिर उस डेप्रिशिएबल एसेट के साथ इसको मैच कर लो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिरी दर्जा क्या है, फिर कंडीशंस के साथ साथ उसको जब कंडीशन मीट करो तब उसको इनकम के बाद रिकॉर्ड करो। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स को फिर हमने पढ़ा था कि दो ऑप्शंस हैं, नॉमिनल वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड कर ले। क्वेश्चन भी किया था, ये पढ़ लेते हैं। इसका सवाल भी आपने कर लिया, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसके अंदर ये कहा गया है कि मिसाल के तौर पे आपको गवर्नमेंट ने पकड़ाया 2 लाख रुपया, ये पकड़ो 2 लाख रुपया, इसमें 50,000, इसमें 20,000 मिसाल के तौर पे वो पहले जो आपने काम किया था ना पास कॉस्ट, उससे रिलेटेड है। इसमें जो है वो 50,000 जो है वो आपकी फ्यूचर वेजेस के अगेंस्ट कंपनसेशन है, और 1,30,000 का आप एसेट खरीद लेना। अब जो उन्होंने 2 लाख दे दिया, अब ये पूरा पैकेज है। इसमें पास कॉस्ट इनकर्ड की भी ग्रांट रिसीव हुई और फ्यूचर एक्सपेंसेस की भी मद में पैसे आए और एसेट खरीदने के लिए भी आए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन सब को अलग अलग डील कर लें, ठीक है। अलग अलग डील इसलिए इन सब के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, इनको इकट्ठा नहीं रख सकते। जो पास कॉस्ट वाला 20,000 है उसको आपने इमीडिएटली इनकम बनाना होता है जब रिसीवेबल हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो फ्यूचर एक्सपेंसेस की मद में पैसे आए, ठीक है, वो पैसे उस रिलेटेड एक्सपेंस के साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस में लेके जाने हैं। जो एसेट रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है उसने इनकम बनना है जैसे जैसे एसेट ने डेप्रिशिएट। तो जब तीनों के साथ तरीक़ाकार मुख्तलिफ है इनकम बनाने का, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ज़रा मुख्तलिफ है, तो फिर तीनों को क्या अलग अलग, ठीक है। ये कितने बच्चों ने ये वाली जगह पढ़ी थी? मैंने रीड ऑनली बोला था। पास होने वालों के हाथ देख लो बस, यही बात लिखी हुई थी इसमें। क्विकली पढ़ते हैं, क्विकली। If the grant is received as a package to which a number of varying set of conditions are attached, it may be appropriate to recognize each part of grant on a different basis. The first step is to identify each part of package to which there
आर डिफरेंट कंडीशंस अफेक्टिंग व्हेन द ग्रांट इज अर्न। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी? इन सच केसेस ग्रांट पैकेज मे बी व्यूड एज मल्टीपल पार्ट्स। द ग्रांट रिटर्न टू एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम इन द वे दैट रिफ्लेक्ट्स पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्यूचर एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम इन द वे दैट रिफ्लेक्ट्स पैटर्न ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस, एंड पास्ट एक्सपेंस और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम इन द पीरियड इन विच ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। ठीक है, इसी के साथ ही एक सवाल था जो मैंने आपके होमवर्क में दिया था, यही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए। appropriate to record each part of grant on different basis। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद रीपेमेंट की अंग्रेजी पढ़ी आपने, को मसला रीपेमेंट वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, ऐसा ही है, ये हम डिस्कस भी कर चुके थे। अच्छा जी, अब हर स्टैंडर्ड के ना कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, जैसे आईएससी का डिस्क्लोजर बहुत तफसीली थे। वो जो हमने पीपी का नोट बनाया था, दरअसल वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही थी, पढ़ाया भी था आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद IS 23 में भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी। मैंने चैप्टर से नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिकली करवा दिया था एक सवाल में, गालिबन मंडे लिमिटेड के अंदर। मैंने एक लाइन ऐड की थी एंड पे जाके कि बोरिंग कॉस्ट कितने रुपए है यूटिलाइज्ड। सब नोट्स के अंदर जाके एक सवाल के अंदर पीपी का नोट बना रहे थे और उसमें बोरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी। गालिबन पहला सवाल था आपकी ज़िंदगी में, जो टेस्ट में भी दिया था। उसके बाद मैंने ओरिजिनल वाला सवाल करवाया था। एक तो आप लोगों को बातें भूल बहुत जल्दी जाती हैं। नहीं नहीं, कहाँ कहाँ याद रहती हैं आपको। पता नहीं अब मैंने कहीं पे उसको लिखा था या नहीं। ये तो कितनी अच्छी बात है, मिल गया है, इसीलिए तो लिखता हूँ यहाँ पे चीज़ें जी। क्या लिखा था देखो, ₹39.25 million वर कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑन अकाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एट द रेट ऑफ 18%। ये क्यों लिखा था? IS 23 के चैप्टर में दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट की बात है। IS 23 के चैप्टर को मैंने रीड ही नहीं करवाया क्योंकि उसमें रीड करने का कुछ बचा ही नहीं था। फिर भी अब एंड पे आपको किसी वक्त जब थोड़ा सा इधर से मौका मिलता है, चीज़ें साइड पे होती हैं, तो मैं कह दूंगा आपको, एक दफ़ा रीड कर लें, कुछ भी नहीं निकलना उसमें से। नोट्स का बिल्कुल एंड जो आएगा ना, एंड, जिसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, बेसिक प्रैक्टिस। ये देखो पेज 253, हाईएस्ट 23 के डिस्क्लोजर हैं जी। देखो क्या कह रहे हैं, द एंटिटी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज एंड कैपिटलाइजेशन रेट यूज टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बस जैसे IS 16 के डिस्क्लोजर्स थे, तो IS 16 के डिस्क्लोजर्स में तो अन्नी मची हुई थी ना। ये देख लिया, समझ आ गई, याद आ गया ये। अच्छा चलो, ये किसी ने पिक्चर लेनी है? नहीं, ये तो हमने क्लास में किया हुआ, मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाया था। खैर एनीवेज, ये मैंने सिर्फ दिखाना था कि ये IS 23 का डिस्क्लोजर देना हमने सीख लिया था, बस इसको पढ़ा नहीं था। जैसे इसको इधर ही रख ले, ये देखें डिस्क्लोजर्स, ये IS 16 के डिस्क्लोजर्स थे, 2 सफ़े के ऊपर फैले हुए थे। ये करना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। वो मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था और कहा था जो नोट बनाते हैं इसका डिस्क्लोजर है। ये IS 16 के डिस्क्लोजर्स थे, ये IS 16 के डिस्क्लोजर्स थे, कल वाले अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो IS 16 के डिस्क्लोजर्स इतनी डिटेल से थे, IS 23 के डिस्क्लोजर्स बस यही हैं। डिस्क्लोजर्स का मतलब जो चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं यूज़र को, स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायर्ड है। ऐसे ही IS 20 के भी कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। स्टैंडर्ड कहता है
कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट ग्रांट पड़ी है तो आप बताओ कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड तो हम करते हैं कि जब दो शर्तें पूरी हो जाएं। अच्छा, और प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन की हाँ, डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो या इनडायरेक्ट, इसके बारे में तो ये बता दो। फिर कोई इसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं और वो फुलफिल अभी नहीं हुई, होता है ना कि आपको उन्होंने कहा ये पकड़ो 5 साल तक यहाँ पर काम करना, ये पैसे ले लो। अब 2 साल आप कर चुके हैं, अभी 3 साल शर्त बाकी रहती है ये काम करने वाली, तो ये भी डिस्क्लोज कर दो। ठीक है जी। और नेचर और एक्सटेंट बता दो, और एनी इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, ये मैंने अभी बताना है गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, इसके बाद समझ आ जाएगी, पढ़ के देखते हैं ज़रा। डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू, चलिए इसको तो मिटा दें, डिस्क्लोजर्स related to government grants. IS 20 requires the following disclosures in the notes to the financial statements. Number 1, accounting policy बताओ for accounting policy for recording and presentation. ठीक है ना, समझ आती है? बोलो, प्रेजेंटेशन का मतलब समझ आता है ना? वो प्रेजेंटेशन ही तो थी कि डायरेक्ट मेथड में इनकम अलग नज़र आती थी, एक्सपेंस अलग नज़र आता था, डेप्रिसिएशन वाला एसेट रिलेटेड, और बैलेंस शीट में एसेट अलग नज़र आता था, डेफर्ड ग्रांट अलग नज़र आती थी। जब नेट कर देते थे तो इनकम गायब हो जाती थी, एक्सपेंस कम हो जाता था और एसेट भी कम हो जाता था। ये प्रेजेंटेशन ही तो थी। तो बता दो यूज़र को कौन से वाला मेथड आपने यूज़ किया होगा। ठीक है। फिर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी ये हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फॉर फ्यूचर वेजेस, ठीक है जी, और इतने रुपए मिली है, थोड़ी सी बस बात कर देते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी। और लास्ट है, पहले लास्ट पढ़ें, अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर खतरात अटैच्ड टू रिकॉर्डेड गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो ग्रांट्स रिकॉर्ड कर रखी हैं उनकी कोई कंडीशन अनफुलफिल्ड है तो वो बता दें, कोई खतरा मंडरा रहा है तो वो बता दें। ठीक है। और इससे इन सब, ये 3 तो हो गए गवर्नमेंट ग्रांट के डिस्क्लोजर्स। उसके अलावा एक चीज़ होती है गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है जी, उसके बारे में भी कहते हैं, बता दो होती क्या है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉर्डेड एज गवर्नमेंट ग्रांट बट फ्रॉम विच द एंटिटी हैज़ बेनिफिटेड डायरेक्टली, गारंटी की प्रोविजन, फ्री मार्केटिंग, टेक्निकल एडवाइजेस। ठीक है, असल में ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एडवाइस, बल्कि वहीं जाके पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहरहाल सादा बात, आपने नेचर और एक्सटेंट गवर्नमेंट ग्रांट का बताना है, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन की, और आपने बताना है कोई अनफुलफिल्ड कंडीशंस तो नहीं है, और अगर गवर्नमेंट ने कोई असिस्टेंस दी हुई है तो आपने वो भी यूज़र को बता देना है। बस ये डिस्क्लोजर, बात समझ आई है? अब गवर्नमेंट क्या होती है इसको पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो लोकल गवर्नमेंट या फलां एजेंसी, तो आपको ये तो गवर्नमेंट ग्रांट ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट तो लिखा ही नहीं हुआ, तो ये इसलिए कहा था पढ़ लेना। हाँ, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है जी, देखें, मिसाल के तौर पे आप हैं माइनिंग के शोबे में, माइनिंग बिजनेस में, कान कुनी, ठीक है, नमक निकालते हैं कानों से, लीज पे कान ली हुई है आपने। गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट के पास सबसे महंगे एक्सपर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास तो होते ही एक्सपर्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट भेजा आपके पास कि ये आपको अच्छे अच्छे मशवरे देगा इस काम के करने के लिए, 1-2 महीने 2 महीने 3 महीने ये आपको ही सर्विस देगा यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने वो बंदा भेजा, आपने उसको कोई पैसे नहीं देने, वो गवर्नमेंट की तरफ से आए। अब उसने, चूँकि वो बड़ा एक्सपर्ट बंदा था, उसने आपको कुछ मशवरे दिए और आपको उससे फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब फ़ायदा तो है ना ये, बोलो, लेकिन क्या इस फ़ायदे को आप कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हो? आपने कोई पैसे उसको दिए नहीं, ठीक है, उसने आपको मशवरे दिए, आपने उन पर अमल किया, आपको फ़ायदा हो गया, इस फ़ायदे को कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हो आप? ये प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट असिस्टेंस ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे आप कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन ना कर सको, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो फ़ायदा आपको मिला हो, ठीक है। जैसे मैंने एक्सपर्ट की बात की, फ्री टेक्निकल एडवाइस, ठीक है, जैसे पीछे एग्जांपल दी हुई थी, तो ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो,
आपको उससे फ़ायदा भी हुआ हो लेकिन उसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन ना कर सको, वो होती है गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस को चूँकि मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या एंट्री करें, कैश डेबिट, एक्सपर्ट डेबिट कर लें, एक्सपर्ट डेबिट ग्रांट क्रेडिट हैं, फिर एक्सपर्ट को डेप्रिशिएट कर लें 2 महीने हैं, क्या करें, फिर एक्सपर्ट को डिस्पोज कर दें जी वापस चला गया, मुमकिन नहीं है ना। लेकिन फ़ायदा तो हुआ है, तो इस फ़ायदे का क्या करें, इस फ़ायदे को सिर्फ लिख के बता दें यूज़र को कि जी ये हमें गवर्नमेंट ने इस पीरियड में ये एक्सपर्ट भेजा था, उसने हमें फ्री टेक्निकल एडवाइस दी, उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था इसलिए मैंने कहा पढ़ा दूँ, ज़रा चैप्टर पूरा हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट असिस्टेंस पढ़ें। गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under such criteria. Government assistance does not include benefit provided directly through action affecting general trading conditions such as provision for. ये अगली बात वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ। वो कहता है कि गवर्नमेंट ने सीपैक प्रोजेक्ट के अंदर एक रोड इधर से भी गुजारी जहां आपका कारोबार था, ठीक है जी, और वो रोड गुजरने से आपको फ़ायदा हो गया, आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, फाइनेंस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है ये, आपके लिए स्पेसिफिक कोई उन्होंने सिर्फ आपके लिए सड़क नहीं बनाई। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही मिसाल के तौर पे आप ये बल्ब बनाने की कंपनी है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने आपको सरकारी कोई बिल्डिंग पार्लियामेंट के अंदर बल्ब लगाने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो आपको दे दिया, आपसे बल्ब खरीदे। अब ये बल्ब बेचना आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, अगर यही ट्रेडिंग एक्टिविटी गवर्नमेंट ने आपके साथ कर ली है, ठीक है, तो इसको भी गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहा जाता। गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो बस जैसे आपको समझाया है कि स्पेसिफिकली आपको या आपकी जैसे कोई 2-4 कंपनियों को, आपके सेक्टर को कोई एक एक्सपर्ट भेज के फ़ायदे की बातें बता दी, टेक्निकल एडवाइस है उनकी, को अलग से को मार्केटिंग कर दी उन्होंने खुद से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगी। जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी चल रही है वो, उसमें गवर्नमेंट अगर कोई जो है वो एग्रीमेंट कर ले आपसे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट हो जाए नॉर्मली सबके लिए जो एप्लीकेबल होती है, उसे गवर्नमेंट असिस्टेंस कहने की ज़रूरत नहीं। तो पहले वाली बात काफ़ी हाईलाइट हुई, फिर भी देख लो, गवर्नमेंट असिस्टेंस लिखा हुआ था, पढ़ लें। गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली through actions affecting general trading conditions such as provision of infrastructure in development areas or imposition of trading constraints on competitors। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इनडायरेक्टली अगर आपको फ़ायदा दिया है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो आप मतलब असिस्टेंस ना कहें। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट्स की डेफिनेशन, government grant are assistance by government in the form of transfer of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to operating activities of the entity. They exclude those form of government assistances which cannot reasonably have a value placed upon them. They exclude यानी government grant में ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं। क्या शामिल नहीं? ऐसी चीज़ जिसे आप कोई वैल्यू असाइन ना कर सकें, ये तो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, तो सही है ना। वो कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट में ये शामिल नहीं है, हमें भी पता है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल नहीं है। जैसे कोई फ्री टेक्निकल एडवाइस है, कोई गारंटी दे दी, गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे कोई गारंटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो फिर गारंटी को क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं? गारंटी दी उन्होंने, बैंक को कहा यार इन्हें लोन दे दो, पैसे दे देंगे वापस, कहीं नहीं जाते, तो बस क्या वैल्यू असाइन करें? ठीक है ना, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट असिस्टेंस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। फिर ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप बल्ब बेचते हैं और गवर्नमेंट ने आपसे बल्ब का ऑर्डर ले लिया, मतलब आपको बल्ब का ऑर्डर दे दिया, आपने बल्ब सप्लाई करने हैं, तो वो कह रहा है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। तो ये तो कह के आए भाई, तो गवर्नमेंट असिस्टेंस होगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ कोई नहीं है, इन दिस टाइप ऑफ असिस्टेंसेस, इन इफ दिस टाइप ऑफ असिस्टेंसेस आर, ये असिस्टेंसेस हैं बेसिकली। उसने पर क्या कहा, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है जी,
ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन द फॉर्म इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कहकर आगे कहता है इसमें शामिल नहीं है फ्री टेक्निकल एडवाइस है प्रोविजन ऑफ गारंटीज, इसमें शामिल नहीं है नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी की ट्रांजैक्शन जो आपकी। तो ये अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है तो फिर ये क्या है? असिस्टेंस है। इन्हीं के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर ये असिस्टेंस मटेरियल हो तो डिस्क्लोज कर दो। इफ दीज टाइप ऑफ असिस्टेंस आर मटेरियल देन दे शुड बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फॉरगिवेबल लोन हो गया था, इसकी एग्जाम्पल भी कर ली थी। ग्रांट्स रिकॉर्ड कब करनी है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है पढ़ा दिया था। इसकी एग्जाम्पल ढूंढनी है, मैंने नहीं ढूंढी, नहीं हिम्मत पड़ी। असिस्टेंस की गवर्नमेंट असिस्टेंस है तो उसके बारे में क्या क्या बता दो भाई। काहे की असिस्टेंस है वो जी, एक्सपर्ट आया था। अच्छा कितने अरसे के लिए आया था? 2-3 महीने के लिए आया था। इस तरह की 2-3 बातें लिख दो, क्या उन्होंने हेल्प की है। Government assistance may be significant so that disclosure of following are required in order to prevent financial statement being misleading. Nature of assistance, extent of assistance, duration of assistance. ये 2-3 बातें आपने बता देनी है असिस्टेंस के बारे में। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। डन जी, ये सफ़ा हमने काट दिया था। अब मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला आया था? मैं पढ़ दूं क्योंकि अब इस काबिल ये सवाल रहे नहीं थे सारी बातें होने के बाद। फिर भी अगर कोई मसला है किसी सवाल में तो मुझे बताएं। लेक्चर नोट्स पे जाता हूँ अभी फ़िलहाल मैं जिस तरतीब से चल रहा हूँ, अगर एक बार चैप्टर को साइड पे कर दूँ। जल्दी से बोलें। पोटैटो में, आलू लिमिटेड में, आलू लिमिटेड में कोई सवाल आया? गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख की रिसीव हुई है। डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो। 3 लाख है टू असिस्ट परचेज ऑफ न्यू हार्वेस्टर, 2 लाख फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑल कंडीशंस हैव बीन मेट। लेटर ऑन हार्वेस्टर वाज एक्वायर्ड, यूजफुल लाइफ इतनी है। पोटैटो एक्सपेक्ट टू सेल इट फॉर रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है। बेसिकली ये पैकेज डील है। अब इसका तो चूंकि सोल्यूशन मौजूद है। वैसे कितने बच्चों ने किया इस सवाल को भी? हो गया था। अब जो वहाँ लेक्चर नोट्स में सवाल है वो मैं क्विकली करा दूंगा, तो थोड़ा सा ये होगा कि आपको यहाँ इसका तो सोल्यूशन मौजूद है ना, फिर ये तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 4 हमने कर लिया था, बासित लिमिटेड रीपेमेंट वाला। अच्छा ये ना डिस्कशन वाले सवाल आते रहते हैं, टेस्ट में भी कल आ गया था, है ना। तो इसको अब आज क्वेश्चन नंबर 1 को होमवर्क में लिख लें। ऐसे ही बस 5 नंबर का सवाल है, डिस्कशन करनी, लेकिन पहले लिख लीजिएगा उसको। यार वो जो पूछेगा कि ये सिचुएशन है बताओ क्या, तो उसके बारे में अपनी राय दे देनी और क्या करना। तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ जो सवाल होमवर्क में दिए थे वो। 8:30 तक कर लेते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद फिर जितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं जी। हो गया था, चलो कोई ना। हम यकम ईयर एंड जनरल एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। On Yakam July 14, Indus Pharma received a government grant of 280 to set up a plant in an underdeveloped rural area. The grant is repayable in full if conditions attached to grant are not met for a period of 5 years from the date of commencement. At the inception, it was highly probable that IPL would comply with conditions for the required period. IPL incurred a total cost of 630 million on plant and it started production on Yakam January 15. तो ये जो यकम जुलाई 14 को आई थी, ये यकम जनवरी 15 तक वेली बैठी रहेगी, कुछ नहीं करना है इसको। रिलेटेड एसेट आएगा तो इसको इनकम बनाना है, ठीक है। खैर हमें इससे क्या, हमने तो जिस साल में आना है डायरेक्ट जंप करेंगे अभी। अच्छा जी। IPL incurred 630, useful life is 7, IPL deducted government grant in arriving carrying amount
ऑफ द एसेट, मतलब ये डिडक्ट करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 180 रुपये की ग्रांट थी, 630 रुपये का एसेट था, लाइफ 7 साल है। इसी 7 साल के ऊपर आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है और इसी 7 साल के ऊपर ग्रांट को भी इनकम में डालना है। अब 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, 4 साल। उन्होंने क्या कहा था कि 5 साल तक आपने जो है ना काम करना है, कंडीशन अटैच की थी। 4 साल गुजरे, आईपीएल ने हाथ खड़े कर दिए। आईपीएल इन जनवरी 19, IPL showed its inability to comply with the conditions attached to the grant, and regulatory authority issued a notice to IPL for repayment of grant in full. Accordingly, the grant was repaid by IPL. अच्छा, अब देखें, अगर आपको याद हो तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हम क्या करते थे, कुछ याद है वैसे? क्या करते थे? अच्छा, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन। वो क्या होती है बाद में देख लेंगे, बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट होती क्या, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो एक बात छोटी सी समझा दूं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बुक वैल्यू है एसेट की 120 रुपये और इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 150 रुपये, तो क्या एसेट इम्पेयर्ड है? क्या एसेट इम्पेयर्ड है? अच्छा, अब अगर नेट वाले प्रोसेस से चल रहे थे, यानी ग्रांट को आपने एसेट की कॉस्ट में से नेट किया हुआ था और रीपेमेंट करनी पड़ गई, तो ज़्यादा दूर ना हो ये, जब आप इनडायरेक्ट अप्रोच से चल रहे होते हैं और रीपेमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट आ जाती है, तो फिर आप एसेट को बढ़ाकर कैश क्रेडिट करते हैं, सही है ना? जबकि दूसरे मेथड में तो आप अनअमोर्टाइज बैलेंस को ख़त्म करते हैं और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट मेथड में आप होते हैं तो आपने कोई डेफर्ड ग्रांट तो रखी नहीं होती, तो जब ग्रांट आई थी तो आपने एसेट को कम किया था, रीपे हुई तो एसेट को बढ़ा लिया। अब ये बात मद्देनज़र रखते हुए कि रीपेमेंट हो और इनडायरेक्ट अप्रोच हो, रीपेमेंट हो और इनडायरेक्ट अप्रोच हो, तो फिर रीपेमेंट के वक्त एसेट बढ़ जाएगा, यानी एसेट की बुक वैल्यू बढ़ेगी ना। मिसाल के तौर पे रीपेमेंट हुई है 60 रुपये, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? अच्छा, रीपेमेंट हुई है 20 रुपये, तो बढ़े कितना हो जाएगा? लेकिन ख़तरा तो पड़ जाएगा ना, जो भी हो, ठीक है। जब आपने रीपेमेंट की तो आपके एसेट की बुक वैल्यू बढ़ने का खतरा है कि नहीं? तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? नहीं ना, बताओ क्या समझ नहीं आ रही? नहीं, जो बात समझ नहीं आ रही वो बताओ। हो गया ठीक? अच्छा, कल तुम्हारी ठीक नहीं थी ना जी। भाई, मैंने ये कहा कि इस सिचुएशन में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है बुक वैल्यू से। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट अप्रोच से चल रहे थे, यानी आपने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से नेट किया हुआ था, तो रीपेमेंट के वक्त आप वापस उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। जब एसेट की कॉस्ट में मतलब बुक वैल्यू में ऐड करोगे तो बुक वैल्यू बढ़ेगी। बुक वैल्यू बढ़ने से ये ख़तरा है कि रिकवरेबल अमाउंट से इतनी बढ़ जाए कि इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए। तो इसका मतलब अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच से चल रहे हैं और रीपेमेंट हो जाए तो ख़तरा होता है इम्पेयरमेंट का। उसका डाटा दे दे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लेना, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है कि आपने नेट ये डिडक्ट की थी गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, और 4 साल बाद आपने फुल रीपेमेंट कर दी। जब फुल रीपेमेंट की है तो एसेट की बुक वैल्यू बढ़ाई होगी, बुक वैल्यू बढ़ाई होगी तो खतरा है, तो टेस्ट से गुजार लो, ठीक है। चलो, अब हमने 19 वाले साल की एंट्रीज करनी है और 1 जनवरी 19 को ही खैर से ये मामला हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही है। तो 1 जनवरी 19 पर ही खड़े होकर उसने फिर, ठहरो,
अटैच टू ग्रांट IPL, accordingly the grant was repaid by IPL, उन्हें रीपे कर दी. In view of repayment of government grant, IPL carried out impairment review of plant on 31 दिसंबर 19. अब 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर उसने इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारना है. ठीक है, चलो तो वन बाय वन बात शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मुझे इस साल के अंदर 1 जनवरी 19 पे रीपेमेंट करनी है. ठीक है, रीपेमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है? प्लांट था 1 जनवरी 19, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 280 से. ठीक हो गया जी, रीपे हो गई गवर्नमेंट ग्रांट. अब मसला क्या है, शॉर्टकट बताया था कि ये 280 डेप्रीशिएट होने से रह गया. अगर रह गया था तो इसको डेप्रीशिएट कर दो 31 दिसंबर 19 पर, सॉरी 1 जनवरी 19 पर. इसी दिन खड़े होकर पिछला हिसाब बाकी करें. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट. मैं डायरेक्ट प्लांट लिख दूं, आपकी इजाज़त हो? नहीं, उसकी इजाज़त नहीं आई. एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कर दो. अब सिखाया था 280 जो डेप्रीशिएट होने से रह गया था, कितनी लाइफ थी जिस पे 7. अच्छा, इसके अंदर कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं गिवन थी? नहीं गिवन थी. रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ उसी को कहते हैं डेप्शन के लिए जो स्टार्ट में ही बता दी जाए. ठीक है, डिवाइडेड बाय 7. और कितने साल ये डेप्शन होने से बचा रहा? 4 साल से. तो फिर इसी 5वें साल में खड़े होकर पहले ही दिन पिछले 4 साल के पहले वापस नहीं जा सकते. इसी साल के अंदर पहले ही दिन खड़े होके ये इम्पैक्ट निकालो. 160 और 160. ठीक है जी. अच्छा, अब 31 दिसंबर पे चलें, बोलें 31 दिसंबर 19 पे चलें तो प्लांट डेप्रीसिएशन डेबिट अब वो नॉर्मल वाली डेप्रीसिएशन. अब उसके लिए मैंने कहा था ओरिजिनल कॉस्ट को ही उठा लो, अल्टीमेटली पहुंचोगे वहीं पे. कल भी प्रूफ किया था ना इसको. ठीक है, तो 630 था, 630 था. ठीक है, माइनस प्लस क्या करना? माइनस प्लस कुछ करना है जी, सिर्फ डेप्रीसिएशन निकाल. ठीक है, 130 डिवाइडेड बाय 7, 90 रुपये. तो एंटी ज़रा चेक करते रहो सही है. गलती हो मुझे बता देना. ठीक है, तो तुमने 19 क्यों लिखा हुआ जब 90 है तो? अच्छा, वो कुछ और है. अच्छा, सॉरी. अच्छा भाई, इधर देखो. अब मैं ना साथ साथ इस वर्किंग को भी कर लेता हूँ. मुझे नहीं पता कि ये 630 से कितने पर पहुंच चुका है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं इसको, हम देख सकते हैं. ठीक है ना, मैं 630 का एसिड लेकर आता हूँ. मैं उसमें से पहले ही दिन ऐसे ही छोटी सी वर्किंग करूँ, ना समझ आए तो लेजर बना दूंगा. उस पहले ही दिन बेटा उसमें से 280 में माइनस भी करता हूँ. ठीक है, ओके. ये 280 माइनस होने के बाद जो फिगर आती है उसमें से मैं माइनस करता हूँ डेप्रीसिएशन. कितने साल की? 280 बटा 7 इंटू 4. ऐसे ही है. अब ये 31 दिसंबर, ये कौन सा साल है? ये 31 दिसंबर 18 पर पहुंच चुका है सर. अभी रीपेमेंट नहीं हुई थी ना, रीपेमेंट तो 19 के पहले दिन हुई है. ये 31 दिसंबर 18 पे एसिड पहुंच गया था. ठीक है, अब 1 जनवरी 19 आया तो हमने कहा ओहो 280 इसमें ऐड करो. शॉर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ये समझ आ रही है? क्या ऐड हुआ है? ये इस साल की एंट्री शुरू हो गई. ये प्लांट डेबिट. ये क्या था? ये 31 दिसंबर 18 तक की कहानी थी. इस बात को समझते हो? जी बेटा. अभी इसका भी हल निकालते हैं. जिस दिन ये ग्रांट रिसीव हुई उस दिन एंट्री की
प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये इससे पहले कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुआ था ना, ठीक है, 280 से। फिर ये प्लांट ख़रीदा हमने 630 का, और फिर हमने कहा इसको तो नेट कर दो, एसिडी कॉस्ट में से नेट कर दो। तो एसिडी कॉस्ट में से नेट करने की एंट्री थी डेफर्ड ग्रांट डेबिट प्लांट क्रेडिट 280 से। तो मेरे बच्चे ये 630 का डेबिट और ये 280 वाला क्रेडिट। मैंने डायरेक्ट कर लिया, एंट्रीज नहीं की थी। किसने पूछा था? किसने कहा था? क्या 280 की जो डेप्रिसिएशन है वो 350 है। कौन सी डेप्रिसिएशन? हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो मेरे जहन में था वो हाफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी 630 में से, सॉरी सॉरी, हाँ जी गलती है। 630 में से 280 माइनस करें ना, मैं वो जहन में वही चल रहा था कि आधे हैं, मैंने हाफ कर दिया। बोलो 3 जी, वेरी वेरी माजरत, 350। अच्छा सॉरी। तो ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर ले आया है एसेट को 31 दिसंबर 18 पर, कोई मसला नहीं। फिर हमने 19 के साल में पहले ही दिन ये 280 से एसेट बढ़ाया क्योंकि रीपेमेंट हो गई थी, और साथ ही 160 से इसको कम भी करना पड़ा क्योंकि पिछले 4 साल की डेप्रिसिएशन के असरात भी थे। भाई ज़रा आप हट जाओ, -160 है, केड़ा सी 90 वाला कौन देना जी। एक्यूमुलेशन क्रेडिट होना या एसेट क्रेडिट होना बात एक ही है, ठीक है जी। और उसके बाद 90 रुपये से फिर ये एसेट क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो -90 फिर आ गया। ये शॉर्टकट से कोई मसला हो रहा है तो बता दो। ये येलो आपका 19 वाला साल है, ठीक है, ओके। 31 जी जी जी, बोलो बोलो। 360 कोई अगर 5 ईयर अच्छा करने को जो मर्जी करो, मैंने ना वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तरतीब से चला हूँ जैसे सिखाया है कि पहले एसेट लिया, मैंने रीपेमेंट शो किया आपको, कोई एंट्री शो नहीं की पिछले साल की, ठीक है। एसेट खरीदा, उससे नेट किया, 4 साल डेप्रीशिएट किया, 31/18 पहुँच गया, यकम जनवरी 19 को रीपेमेंट शो किया। मैं 500 लेके बैठा हूँ, बच्चे कहें सर रीपेमेंट कहाँ गई, आधे बच्चे तो ये कहेंगे 500 या 600 जो भी कह रहे हैं, ठीक है जी। आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आता है? यानी एसेट हमारा 31 दिसंबर 19 पर 180 पे पड़ा, ठीक है। आपका आंसर 180 आया, मेरा आंसर भी 180 आया, ठीक है। मैंने पूरी कहानी ना एक लाइन में दिखाई है, बस ज़रा रिवीजन करवाई है, 5 मिनट रह गए यार, ये बड़ा मसला है, टाइम जल्दी हो जाता है। अच्छा जी, अब इन व्यू ऑफ रीपेमेंट IPL कैरिड आउट एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ प्लांट एट 31 दिसंबर 19। नेट एनुअल कैश इनफ्लोज फॉर रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट हैव बीन एस्टिमेटेड 90 एंड 80 फॉर 20 एंड 21। पहले ये देखो, ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू, on the date of impairment, existing plant can be sold in local market for 160, estimated cost of disposal is 5। तो रिकवरेबल अमाउंट को क्या होती है जी? इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो पहले ये लिख लें, फेयर वैल्यू उन्होंने बताई है 160 माइनस 5, ये आ गया 155। दिल तो कह रहा है कॉस्ट वैल्यू यूज भी यही निकालना, लेकिन चले फिर आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे जी। 155 और वैल्यू इन यूज, इसके लिए एक और वर्किंग कर लेते हैं, ये भी तो वर्किंग ही हमारी, ये कौन सा रिक्वायरमेंट थी, ऐसे है ना। अच्छा ये निकालते हैं अब,
इसमें से जो हायर होगा उसे यहाँ पे लिख देंगे और फिर देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं है, इज और नॉट इज, नॉट इज, इज। अच्छा चले जी, वर्किंग नंबर 2 में हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं। वैसे एसेट की लाइफ कितनी थी? 7 साल। गुजर कितने चुके? 5। 5वें साल के एंड पे आ गए, तो रिमेनिंग 2 साल हैं, तो कैश फ्लोज भी 2 साल की उसने दिए होंगे। ठीक है, तो कहता है इन व्यू ऑफ रीपेमेंट कैरी आउट रिव्यू ऑन 31 दिसंबर, नेट एनुअल कैश इनफ्लोज फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट हैव बीन एस्टिमेटेड एट 90 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इधर देखो, मतलब कुछ ऐसी कहानी हुई होगी ना 2020 में, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलते 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 नेट में इन्होंने क्या कितना निकाला हुआ? 90 का इनफ्लो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ऐसे ही है ना। और 21 में भी ऐसे ही चलते चलते पॉजिटिव नेगेटिव करते एंड पे आके 80 है। अब ये तो सिंपल कैश फ्लोज गिवन थे, पर एक छोटा सा मसला इनमें भी था। वो मसला क्या था? तो कहता है जी दीज कैश इनफ्लोज आर नेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ ईयर्स। क्या मसला है जी इसमें? मेंटेनेंस कॉस्ट भी माइनस हुई है यहाँ तक आते आते, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी माइनस हुई है। मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस होना चाहिए था, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस होना चाहिए? तो यहाँ कहीं पर ठहर जाओ, यहाँ कहीं पर इनफ्लोज आउटफ्लोज चलते आ रहे थे, बीच में ही उन्होंने कहा कितना है जी 10 मिलियन मेंटेनेंस है, इंटरेस्ट 10 मिलियन इंटरेस्ट माइनस हुआ और 6 मेंटेनेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ऊपर डैश आ रही है ना। ठीक है, ऐसे ही 21 के अंदर बहुत सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज करते हुए नेट, और फिर ये 10 इंटरेस्ट था, 6 मेंटेनेंस। अब मुझे बताओ इनमें से सही कौन सा है? 6 सही है, मेंटेनेंस सही है, 10 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। अब हमारे पास तो 90 की फिगर है और 80 की फिगर है, इस तक आते आते 6 भी माइनस हुआ है, 10 भी, और भी बहुत कुछ प्लस माइनस हुआ, लेकिन उसने 2 की बात की। 6 भी माइनस हुआ है, 10 भी। 6 हम कह रहे हैं सही माइनस हुआ है, थोड़ा बढ़ा रहे कुछ नहीं करना। 10 हम कह रहे हैं गलत माइनस हुआ है, जगा दें साथ वाले को, तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते, इतनी लंबी जगह वर्किंग 2 क्या करनी जी बच्चों। ये देखें 100 कैसे? अच्छा 20 का कैश फ्लो है, तो ऐसे बताओ ना फिर 90 प्लस 10 कर दें हम। ठीक है जी, ये आ गया 2020 का कैश फ्लो। इसको लेकर आओ 1 साल पीछे, रेट 12%, 1 2 जी 1 2, कितने साल पीछे लाना है? 1 साल। ठीक है, और एक ही बार जवाब लेंगे। और दूसरा 80 था, 22 वाला 80 है, दोनों में हमने प्लस करना है ना, इसमें प्लस 10 करना है, इसमें भी प्लस 10 करना है, तो इसने हो जाना है 100 और इसने हो जाना है 90। लेकिन ये तो वर्किंग मैंने शो नहीं करनी, तो मैं वहीं पे एग्जामिनर को शो करूँगा। ठीक है जी, इस तरह से डिटेल वर्किंग भी कर सकते थे भाई दोनों साल की। तो 80 प्लस 10 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2, आंसर 161, 155, दोनों में से हायर है 161। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 19 रुपये। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री फरमा दें, क्या होती है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 19 से। ठीक है जी, ये 4 एंट्रीज। माना कि आपसे
सवाल हो गया था, लेकिन अच्छा सवाल था, मैं खुद एक बार करवाना चाह रहा था। हाँ जी, 35 मिनट हो गए बस, अब और कुछ नहीं करे गवर्नमेंट ग्रांट पर। इसके रिलेटेड कैसे? आगे टाइम रिलेटेड क्वेश्चन का टाइम नहीं मिल रहा, और बोलो। सर एक लोन अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिले वो इंटरेस्ट फ्री हो और हमें रीजनेबल इंश्योरेंस ना हो कि हम इसे ग्रांट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करें, लेकिन लोन फॉरगिवेबल हो और कुछ अर्से बाद हमें रीजनेबल इंश्योरेंस हो जाए और ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करें, जितना अच्छा हमने ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया उसका इंटरेस्ट हम चार्ज करें। इंटरेस्ट तो बेटा वैसे ही चार्ज होना है, अगर वो इंटरेस्ट फ्री है तो। जब तक फॉरगिव नहीं होना तब तक गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना है भाई। ये हमारी एग्जाम्पल में ऐसे ही तो था, जो एग्जाम्पल क्लास में की थी उसमें क्या था, 40,000 9 महीने तक ग्रांट इनकम नहीं बनाया तो उस पर इंटरेस्ट दिया था दूसरे केस में। जी चलें आगे। अच्छा जी, 3 अब कल डिस्कस करते हैं। कोई मसला है अगर इसमें तो, डिस्कशन वाला रह गया भाई कह रहे हैं। वैसे एमसीक्यूज में इसको रहने दें फिलहाल, जरूरत पड़ी तो मैं लिख दूंगा, आसान सा सवाल है। इन सारे एमसीक्यूज में कोई अगर काम का एमसीक्यू है तो 3 है और 7 है, देख लो जल्दी से। अच्छा देखें जी, वो कहता है 1 जनवरी 19 पर बूम लिमिटेड ने 2 मिलियन रिसीव किया और उन्होंने कहा था 4 साल तक 200 बंदे रखने हैं आपने। उस दिन उन्हें लग रहा था कि रख लेंगे। 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 3 साल गुजर गए। चौथे साल के पहले दिन ऐसी गड़बड़ हुई कि बीएल नहीं रख सकता अब 100 का स्टाफ। कंडीशन ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड हाफ रीपेमेंट। इसका मतलब 2 मिलियन में से 1 मिलियन तो इनकम बनना ही बनना है, उसकी तो वापसी नहीं है ना। ठीक है, वो तो अगर आज ही वापस कर लें वो तो बाकी जो बचा होता वो भी इनकम बना देते। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज जल्दी से देखो, टाइम बहुत कम है भाई, पहले कह रहे हैं 35 हो गए। 2 मिलियन रिसीव हुआ होगा, जबानी करते हैं, 2 मिलियन रिसीव हुआ होगा तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट। 31 नंबर 19 पे 4 साल पे डिवाइड करना है ना, तो 500 डेफर्ड ग्रांट में, देखो ऐसे कर लूँ ना मैं ज़रा जल्दी अगर करना है तो। डेफर्ड ग्रांट 2000 थी, ठीक है। अब 31 नंबर 19 पर इनकम कितनी बन गई, 500, ठीक है जी। फिर 31 नंबर 20 पर इनकम कितनी बन गई, 500। फिर 31 नंबर 21 पर इनकम कितनी बन गई, 500। कितना बाकी है अभी, 500। ये 22 के पहले दिन, 22 के पहले दिन उन्होंने कहा भाईजान 1 मिलियन निकालें, रीपेमेंट हो गई। हमने कहा यार अच्छा ये लो डर हो तुसी। अनअमोर्टाइज बैलेंस कितना पड़ा है, 500, ये फेंक दो इधर। और बाकी क्या है, फॉरफिट एक्सपेंस, ठीक है। तो माशाल्लाह, चले। तो रिक्वायरमेंट क्या थी तो मैंने पढ़ी नहीं, यही थी। व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, अच्छा व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सिर्फ इसको मुझे जो है ना वो ग्रीन नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो और भी बहुत कुछ जा रहा है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। डेबिट करो डेफर्ड ग्रांट बाय 500 और प्रॉफिट एंड लॉस बाय 500, और डी में डेबिट करो डेफर्ड ग्रांट को 500 और प्रॉफिट एंड लॉस को, ये तो गलत होगा। बाकी दरम्यान वाले दोनों वैसे ही गलत थे। ए सही ऑप्शन है जी, ओके, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जो 7 है ना जी, 7 इसमें मेरा आईकेएफ से थोड़ा इख्तलाफ है सोल्यूशन में। आईकेएफ की किताब का एमसीक्यू है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग entity is entitled to a grant of 3 million for creating 50 jobs and maintaining them for 3 years. 1.5 is received when jobs are created, remaining is receivable after 3 years. Provided that 50 jobs are still in existence, the entity creates 50 jobs at the beginning of each year one, and there is beginning of year 1 and there is no assurance that this level will be maintained. अच्छा
सही है, समझ आ गई मुझे समझ आ गई। कैश कितना आया जी? 1.5, लेकिन आज इसको डेफर्ड ग्रांट बना लें। मैं ना पहले घर से सोचता हुआ आ रहा था कि इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिसीवेबल लिख लूँगा 1.5 और डेफर्ड ग्रांट में 3 मिलियन डाल दूँगा। लेकिन जब ये लाइन मैंने पढ़ी है ना, ये ₹1.5 इज़ रिसीव्ड व्हेन जॉब्स आर क्रिएटेड एंड रिमेनिंग 1.5 इज़ रिसीवेबल आफ्टर 3 ईयर्स, तो मैंने यहीं आपके सामने बैठे बैठे ये फैसला किया है कि अभी रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, लो जी, मैंने अपना फैसले से रुजू कर लिया। अच्छा, समझ आ गई? तो मुझे अब कोई एतराज़ नहीं है आई के सोल्यूशन पे। सुबह आते हुए देख रहा था ना एकदम से, तो सोल्यूशन में नज़र डाली तो मैंने कहा यार ये क्या किया उन्होंने, लेकिन अब पढ़ते हुए पता लग गया क्या किया होगा। अच्छा, उसके बाद 3 साल तक ये जॉब्स क्रिएटेड रखनी है, ऐसे ही है? बोलो, तो इसका मतलब टोटल तो 3 मिलियन ही आना है ना, बोलो। तो हर साल कितना कितना इनकम बनाना है? 1-1 मिलियन। तो ये 1.5 को देख कर नहीं डिवाइड बाय 3 करते रहना, ये 1.5 3 साल का नहीं है। उन्होंने कहा है, अरेंजमेंट ऐसी बनाई है कि हम 3 मिलियन आपको देंगे, 1.5 मिलियन पहले ले लो और 3 साल पूरे होने पर 1.5 मिलियन बाकी भी ले लेना। है ये पूरा 3 मिलियन और शर्त भी 3 साल की है। तो फिर जहन में रखना है क्या, जब इनकम बनाने की बारी आए, जब डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करना हो, तो आपने 3 मिलियन को डिवाइड करना है 3 साल से और हर साल एक एक। ठीक है, सही है? हाँ, मुझे जो एतराज़ होने लगा था वो ये होने लगा था कि मैं ना पूरे 3 मिलियन डेफर्ड ग्रांट में स्टैंड करने लगा था, वरना इस पर कोई एतराज़ नहीं, ये तो ऐसे ही करना था। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैं 3 मिलियन बचा देता और फिर डेफर्ड ग्रांट में 2 शो करता, लेकिन नहीं, वो 1.5 भी रिसीवेबल ही नहीं है। अच्छा जी, वो तो उस साल फिर आप एक्रूअल डाल देना है, उस साल देखेंगे, फिर एक्रूअल डाल लेना। ठीक है जी, जो रिसीवेबल वो बन जाएगा ना, क्योंकि 1 साल की शर्त तो फिर पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी वो वाला रिसीवेबल बना नहीं ना, क्योंकि अभी तो शर्त भी पूरी नहीं हुई। कोई बात तो ऐसी हो जिसकी बेस पे मैं इसको कर लूँ। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी तसल्ली ज़्यादा हो रही थी कि यहाँ पर रिसीवेबल डालो, 3 मिलियन करो, याशी करो, लेकिन थोड़ा सा ना इस लफ्ज़ ने मुझे परेशान कर दिया है कि ये रिसीवेबल होगी आफ्टर 3 ईयर्स। तो अब पहले दिन खड़े होकर ना ये पैसे आए हैं और ना ही कोई शर्त पूरी हुई है, इसलिए नहीं कर रहे। दूसरे साल के एंड पे हम कर सकते हैं 0.5 को मतलब अपने लिए रिसीवेबल, क्योंकि हम अपनी शर्त तो पूरी कर चुके हैं, उन्होंने वादा तो किया ही हुआ। ठीक है, और इस वजह से गुजारा करें जी। रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट इज द डेफर्ड इनकम बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? तो डेफर्ड इनकम का बैलेंस है 0.5 मिलियन। ठीक है जी, सही है। अच्छा, बाकी एमसीक्यूज हमने वैसे ही कर लिए थे ना, हंसी हंसी में। तो जो बीच में रह गए हैं अब 1, 2, 5, 6 ये करके देख लेना, इनमें कोई मसला तो नहीं। यार दिल तो मेरा था ये क्वेश्चन 1 भी आज करवाना था, वादा भी किया था आप लोगों से, लेकिन क्या करें, कल्ली जान दुख हजारा। ये है सिंपल सा क्वेश्चन वैसे, बाय द वे ये है सिंपल सी बात है। आपने ग्रांट रिसीवेबल रिकॉर्ड करनी है, पहले केस में तब जब साल एंड हो, और दूसरे केस में तब जब अगले साल जिस दिन आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करें। तो ट्राई करना है, ठीक है, कल करवाऊंगा। मैंने तो चैप्टर ही नहीं बनाया हुआ, फिर आज यहाँ पे करके पढ़ लेते हैं, कल इसकी कॉपी कर लेंगे। ओह अच्छा, चैप्टर क्यों बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला चैप्टर यही होना है। ईशा, वाह वाह वाह। अब पहले एंट्रीज करते हैं। मसला ये है कि टाइम कम है, तो पहले एंट्रीज कर लेते हैं। मैंने पूरा एक ट्री बनाना होता है, वो ट्री इंशाल्लाह फिर मंडे को बना लेंगे, टाइम बच गया तो अभी बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इतनी सादा एंट्रीज, ट्री बनाने से पहले एंट्रीज इतनी सादा लगेंगे, आप कहेंगे ये टॉपिक।
ये IS 40 ऐसे ही है सचमुच। देखो आप प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। देखें बच्चों, मैं ट्री में ना आपको बताऊंगा, यार बातें मत करो ना यार, गैरत करो, बातें ना करो, वरना मुश्किल में भी बैठा होता है कभी। आपको मैं बताऊंगा कि ट्री बना के बेसिकली अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने फॉर सेल रखी हुई है तो उस पर IS 2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड लगता है। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने फॉर बिजनेस यूज रखी हुई है तो उस पर PPE IS 16 PPE लगता है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग आपने रखी हुई है फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, प्लाट लेकर रख दिया जी, अब्बा जी ने कि 10 साल बाद आपकी शादी पे बेचेंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। या आपने कोई लैंड या बिल्डिंग रखा हुआ है फॉर रेंटल पर्पस, तो ये ना IS 2 की इन्वेंट्री है, ना ही ये IS 16 का PPE है, बल्कि ये IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको टेबल में भी लिखवा दूंगा। बहरहाल वो कहता है जी, प्रॉपर्टी इज परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑन यकम जनवरी 11 फॉर 70 मिलियन, जिसमें लैंड 30 मिलियन है। ये क्यों बता रहा होगा? अगर डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पेश आती है तो फिर सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन को करना है। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसको फिलहाल छोड़ो। अब इंट्रो वाला काम पहले करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 एंड 12 अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। ठीक है जी, दूसरा मॉडल तो हमारे सामने है ही नहीं अभी। लो जी, इंट्रो आ गया भाई, इंट्रो आ गया भाई। यकम जनवरी 11, इतने गुस्से में क्यों है? यकम जनवरी 11 फरमाएं जी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, PPE नहीं कहना, इन्वेंट्री नहीं कहना, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्योंकि ये किस लिए हमने ली है? फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। लिख लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पूरा ना लिखूं तो इतराज़ तो नहीं किसी को है, भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो खुद पूरा लिखेंगे आप लोग, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे आपको पता है मेरा ये टारगेट होता है कि यहाँ से आपकी मुकम्मल एक तस्वीर बन जाए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 70 मिलियन। ठीक है बच्चों, सही है। उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज्ड, उसके बाद भाई 31 दिसंबर 2011 आएगा। सिंपल इंट्रो की अकाउंटिंग है। क्या करोगे? ये एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या लैंड बिल्डिंग है ना, एसेट है ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? डेप्रीशिएट। तो एंट्री आज भी वही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए 70 को डिवाइड करोगे, अच्छा 40 को डिवाइड करेंगे, सॉरी, लाइफ पे। कितनी जी लाइफ? 10 साल है, तो डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, इक्वल्स टू 4। थोड़ा मैंने कहा था, मुझे माफ़ करते रहना, ठीक है ना जी। 4 की डेप्रीसिएशन आ गई 4 रुपये की, ठीक है जी। ये है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। बहुत टाइम पड़ा, अभी तो 20 मिनट 22 मिनट पड़े, सुकून से इंशाल्लाह कर लेंगे, इतना आसान है, देख ही रहे हैं आप। फॉर द ईयर एंडेड, इधर किधर जा रहे हो यार तुम? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, अगला साल आता है जी। और
यहाँ पर एसिड फिर ख़रीदेंगे जी? नहीं, एसिड दोबारा ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ईयर एंड पे इसको डेप्रीशिएट ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012 पर बोलें जी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 4 से। हमारी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो चुकी है जी। ठीक है बच्चों, अब एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, कौन कौन से साल्स हैं? 11 और 12। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वैसे है हुआ, मैंने पेन का कसूर निकाला। एक्सट्रैक्ट्स बनाए पेन भी लै, बहाने ना मार। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन, सुभान अल्लाह, एक्सपेंस 4 और 4। प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ जाना है जी? नहीं। उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं। और इसमें नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रखा करेंगे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसे बचपन से आज तक वर्किंग की। 70 माइनस 4 66 आ गया बुक वैल्यू, और 66 माइनस 4 62 आ गई बुक वैल्यू। तो बस नाम ही बदला है जी, और तो कुछ नहीं। ये कौन सा पार्ट था? पार्ट 1। तो सिर्फ नाम ही बदला है अभी तक। ये तो इंटर वाली अकाउंटिंग फिर शुरू हो गई है ना। लो नीचे वाली जगह वैसे ही छोड़ दी मैंने, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे मेथड में कुछ चेंज आना है ना, तो एक जगह खाली छोड़ के ताकि याद रहे। ये जी हमने ठहरो ठहरो ठहरो, ये बात मैं अहम बात तो लिखने ही भूल गया। सुभान अल्लाह। वैसे इकट्ठी तस्वीर भी बनाने के लिए इजाज़त दी जाएगी बाय द वे। अच्छा जी, अब ये ज़रा मुझे बता दो कि इस वन नोट पर ये जो नज़र आ रहा है आपको सामने स्क्रीन के, इस पर आपको ब्लैक के बाद कौन सा कलर सबसे अच्छा नज़र आता है? रेड। रेड लें जी। अब एक और मॉडल है येलो, एक और मॉडल है जिसको
जो सिर्फ इसका ही मॉडल है, इस स्टैंडर्ड का ही मॉडल है, उसको कहा जाता है जी फेयर वैल्यू मॉडल। क्या कहा जाता है जी? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IS 16। ये जहन में रखना। ओके ओके। मैं क्यों सड़ूं? तू साड़ भला माफ कर, तू तो कहते ही नहीं है। अच्छा जी, जस्ट जोकिंग। आहिस्ता आहिस्ता झुकते हैं वापस आ रही हैं सर। बुलाया हुआ है अभी मैंने चेक करने वालों को। फेयर फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होगा देखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, यकम जनवरी 11 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल्कुल वही एंट्री 70 से। ठीक है जी। और उसके बाद इस मेथड के बारे में स्टैंडर्ड कहता है डू नॉट डेप्रीशिएट। डू नॉट डेप्रीशिएट, अंग्रेजी लिखवाऊंगा, टेंशन और डू नॉट डेप्रीशिएट मैं लिख दूंगा ना। आज टेबल ना बना तो कल वो ट्री ना बना तो कल ट्री बन जाएगा, उसमें ये लिख लेंगे। ठीक है, फिलहाल सीख तो लें। डू नॉट डेप्रीशिएट, ठीक है। बल्कि क्या करो, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड। एनी गेन लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे देखो, जैसे रीवैल्यूएशन करते थे फिर फेयर वैल्यू पे ले जाते थे तो कभी गेन आ जाता था कभी लॉस, ऐसे ही यहाँ पर भी कभी गेन आएगा कभी लॉस। लेकिन इस स्टैंडर्ड के गेन लॉस की ख़ास बात यह है जो कैंडी में होती है, जो किसी और में कहा है जी। इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले स्टैंडर्ड की फेयर वैल्यू की ख़ास बात ये है, लॉस फेयर वैल्यू गेन या लॉस की, कि वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। चाहे वो गेन भी है तो स्टैंडर्ड कहता है बस ठीक है, असल में ना ये बस रेडी पड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी कीमत लगती है हम निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड का ये नज़रिया है कि अगर इस पर कोई आपको फेयर वैल्यू गेन आए, लॉस तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था ना पहले भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो गेन भी आए तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ही ले जाना, अनलाइक रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IS 16 जिसके अंदर वो OCI में लेके जाता था। OCI तो भी आपको बताना है, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस में लेकर जाता था। ठीक है, ओके। तो इस काम के लिए ना हम एक छोटी सी वर्किंग किया करेंगे। ठीक है जी, ओके। वर्किंग क्या करनी है, हम एक लेजर बनाया करेंगे। जब भी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो हो रहा होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो हमने एक छोटा सा लेजर बना लेना है। पक्का पक्का ऐसे ही करना है, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल है जी। और भाई को बोल तो नहीं रहा, वो आ तो नहीं गए? अच्छा अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बना लेना मेरा मशवरा है। इसके बगैर भी हो सकता है लेकिन ये आसान है, एरर फ्री है, टाइम नहीं लगता। ठीक है, और आगे मुश्किल सवालों में जाके भी हेल्प कर देगा। तो यकम जनवरी 11 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 था, ऐसा ही है। सवाल ने दिया हमें फेयर वैल्यू का डाटा, ये रिक्वायरमेंट चल रही है इस वक्त, फेयर वैल्यू मॉडल इज फॉलोड। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 31 दिसंबर 11 इज 95 मिलियन। तो चुप करके यहाँ पे लाकर 31 दिसंबर 11 पर कैरी डाउन लिखो, फिर गुस्सा कर गया। चुप करके इसको पिक नहीं लो, अभी टाइम ऐसे खुला मिल गया, मैं चला ट्री भी बना लूंगा। मतलब बस ये खत्म हो रहा है, स्टैंडर्ड खत्म होने लगा है। उसके बाद ट्रांसफर है, वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा आप लोगों को। हैं क्या क्या
सबसे ज़्यादा टाइम इसी ग्रिड पे लगता है जी। कितना बताया हुआ है 95। अब इधर देखो भाई, प्लीज़ प्लीज़ सब इधर देखो, इससे ना सोचना नहीं पड़ता गेन है कि लॉस है, खुद बताता है आपको लेजर। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? बहुत अच्छे जी 95। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। कितना जी 25 जी। तो इसको हमने नाम देना है फेयर वैल्यू गेन का। बैलेंसिंग फिगर निकाली, फेयर वैल्यू ये बाद में बताता हूँ मैं। ये जो भी है इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है। गेन है चाहे लॉस, कहाँ लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसे लेजर पढ़ना सीखा हुआ है ना, वैसे ही पढ़ के देखते हैं कि ये गेन है कि लॉस है। वैसे तो ज़बानी भी समझ आ रहा है कि 70 से प्रॉपर्टी उठ के 95 पे चली गई है तो बढ़ गई है, फ़ायदा है, खुशी है। फिर भी लेजर से पढ़ के देखते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो ये फेयर वैल्यू गेन, और ये हमने निकाला है बैलेंसिंग। ठीक है, ओके। बस इसका गुस्सा कम करना नहीं। लें जी, तो इधर देखें जी, ये एंड आया 31 दिसंबर 11। 31 दिसंबर 11 पे खड़े होकर हमने एंट्री पास की। आप बोलें, आप बोलें। लेजर में नज़र आ रही है? मैंने उतनी ही साइड सामने रखी है जितनी एंट्री के लिए ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन। अच्छा, सिर्फ पर्चे में जो लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, वो भी बिल्कुल सही है, ताकि ये सोचना भी ना पड़े कि गेन है कि लॉस है। एंट्री लेजर से देखोगे, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस है तो आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अगर डेबिट साइड पे फिगर पड़ी है जैसे यहाँ पड़ी है तो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस। गेन लॉस भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहरहाल अभी तो लिख लिया हमने, ठीक है। कितने से? 25 से। तो क्या पता चला जी, अगर अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो डू नॉट डेप्रीशिएट, बल्कि टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड। ठीक है जी, चलो जी, फिर अगला साल आता है। अगला साल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। तो पहले खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। अच्छा, डेप्रिशिएट तो हम करते ही नहीं है। हाँ, ईयर एंड पे इसको उठाकर लेकर जाएंगे फेयर वैल्यू पर। ठीक है जी, तो फेयर वैल्यू सवाल ने कितनी बताई हुई है दोस्तों? 65। 31 दिसंबर 12 पे 65। तो सबसे पहला काम, लेजर में क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लो, ब्रॉट डाउन 95, और फिर 31 दिसंबर 12 पर कैरी डाउन 65 बता रहे हैं। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? कितनी? अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, बस काम खत्म। लेकिन अगर सोचना है तो सोच भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये फेयर वैल्यू लॉस है। बैलेंसिंग निकाला, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनी जी? 31 दिसंबर 12 पर, हाँ, इन फेयर वैल्यू लॉस में मैं लिखूंगा, मैंने तो समझा दिया ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 30 से। लें जी, एक्सट्रैक्ट्स बना लें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ
comprehensive income extracts बारह और 11। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है आज? तो 11 में फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, 12 में लॉस। एक ही लाइन में स्लैश लॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू गेन 25 का आया था और 12 में फेयर वैल्यू लॉस आ गया 30 का। चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, इधर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं। इनमें नॉन करंट एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आएगी और वो वर्किंग नंबर 1 से जाके देख लेंगे, कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। ये क्लोजिंग 95, ये क्लोजिंग 65, ये क्लोजिंग ही बैलेंस शीट में जाना है, तो चुप करके यहाँ पे आके लिख देंगे 95 और 65 विदाउट ट्रांसफ़र एंड डिस्पोजल, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है। बेसिक थीम सिर्फ इतना सही है इसका जो आपके सामने। बिठाओ अभी थोड़ा सा, 10 मिनट तक मेरी क्लास खत्म। हम 2 मिनट बिठाओ, चाय चाय पानी छाने के लिए। इधर देखो, कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिसिएशन होगी, फेयर वैल्यू पर उठाकर नहीं ले जाएंगे, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, हर साल के एंड पे उठाकर ले जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर, गेन लॉस को ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया? मुश्किल लगा? इसका डिस्पोजल भी ऐसे ही सिंपल है, डिस्पोजल हमने पहले पढ़ा हुआ है। ट्रांसफ़र का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई यूज़ कर रहे थे प्रॉपर्टी खुद, फिर आपने उसको किराए पे दे दिया, ट्रांसफ़र इस तरह की चीज़ है, तो वो भी बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड इंशाल्लाह आप मार नहीं खाओगे इसमें, आसान है जी। अच्छा जी, अब ट्री बनाते हैं जो प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड या बिल्डिंग या बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। सिर्फ लैंड हो सकता है, सिर्फ बिल्डिंग हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तुम्हें? अगर आपने प्रॉपर्टी जो है वो फॉर सेल रखी हुई है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस ही क्या है? प्रॉपर्टी सेल परचेज करना, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप। तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी होगी उस पे IAS 2 लगेगा, इन्वेंट्रीज, यानी जो आपने पढ़ा हुआ है इंट्रो में, रिवाइज करेंगे जाहिर है यहाँ पे। यानी आप इस इन्वेंट्री को खरीदोगे तो कॉस्ट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे रख लोगे और ईयर एंड पे इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखोगे, ठीक है। और अगर आपने ये प्रॉपर्टी रखी हुई है फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, प्लाजा है, लेकिन उसमें आपने अपने बिजनेस का हेड ऑफिस बनाया हुआ है। नाउ यू आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन योर बिजनेस,
तो ऐसी सूरत में हाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 अप्लाई होगा, जो आपने बड़ी तफसील से 20-22 दिन लगाकर पढ़ा था। ठीक है जी। और अगर इन दोनों में से कोई मकसद नहीं है आपका, बल्कि आपने ये प्रॉपर्टी महज इसलिए रखी है कि इसको किराए पे दे दें, बेचने के लिए रखी हुई, अपने इस्तेमाल के लिए, किराए के लिए, या इसलिए लेकर रख ली है कि चलो 10-15 साल बाद को अच्छी कीमत दे जाएगी, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो फॉर रेंटल हो, फॉर रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, ज़रूरी नहीं कि अकेला अकेला हो। आपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए कोई जगह लेकर रख ली, उसको किराए पे भी दे दिया, साथ साथ कीमत भी बढ़ रही है, साथ साथ किराए भी आ रहे हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल या बोथ, इनमें से कोई मकसद अगर है आपकी प्रॉपर्टी का, तो आपकी प्रॉपर्टी पर लगेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40। टाइम ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। होमवर्क ज़रा एक आधा और इसका भी ले लें, क्योंकि संडे भी है। वैसे अब इससे आगे ना मैंने ट्री में क्या बताना है, इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी, फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगी, कौन कौन से मॉडल्स हैं, पता मैंने आपको पहले ही दिया है, ठीक है। तो इसको नोट करने की बजाय वेट कर लें, कल पूरा हो तो एक ही बार पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ज़रा बुक दिखाना भाई। भाई 1 मिनट, होमवर्क आ रहा है। क्या समझ नहीं आई तुम्हें? अच्छा बच्चों, आपका प्रैक्टिस सेट 3 है, स्टार PLC, इसको ट्राई कीजिएगा, पेज 309। कल मैं ना भी कराऊंगा तो मतलब परसों करा दूंगा, लेकिन पेज 309 प्रैक्टिस सेट कौन सा बोला था, 3 स्टार PLC नंबर 3 है, ठीक है जी। जी क्या फरमा रहे थे यहाँ भाई कोई? इसका नोट यही होगा जो लिखा हुआ था, जिस सवाल में आ जाए तो नीचे लिख देना ये गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, इस मद में है और ये कंडीशन है, ये डिस्क्लोजर है, इसका यही नोट है। मिलकर ही आए हुए हैं ना, PPE के नोट में लिख देंगे अब जब पढ़ लिया है तो इस सवाल में। अल्लाह हाफिज़।